जय हिंद दोस्तों, आज भी कुछ बड़ी और ब्रेकिंग अपडेट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप इस वीडियो को किस जिले किस राज्य से देख रहे हैं ये बताना न भूलें। चलिए दोस्तों, पहला और महत्वपूर्ण अपडेट देखिए। सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला है। 24 कैरेट सोना जहां पहले से महंगा होकर 12,628 रूपये प्रति ग्राम तक पहुँच गया, वहीं 22 कैरेट सोना 11,575 रूपये प्रति ग्राम के करीब बना हुआ है। चांदी की कीमत में भी तेजी आई है और अब यह 1,60,000 रूपये प्रति किलो के करीब कारोबार कर रही है। जानकारों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की कमजोरी और निवेशकों की सुरक्षित खरीदारी की प्रवृत्ति से कीमतें ऊपर जा रही हैं। त्योहारों के मौसम में सोने की मांग लगातार बढ़ रही है, जिससे आने वाले दिनों में और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि निवेशक अभी जल्दबाजी न करें, क्योंकि अगले हफ्ते फिर से रेट स्थिर होने की उम्मीद जताई जा रही है। और वहीं दिल्ली के लाल किला क्षेत्र में हुए धमाके के बाद उत्तर प्रदेश में सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा है कि धार्मिक स्थलों, बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर निगरानी और गश्त बढ़ाई जाए ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके। राज्य के सीमावर्ती इलाकों पर विशेष चौकसी बरतने को कहा गया है। खासकर दिल्ली से लगे जिलों में अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई है। बीते कुछ सालों में सुरक्षा एजेंसियों ने कई आतंकी साजिशों को नाकाम किया है, इसलिए इस बार भी पूरी तैयारी रखी जा रही है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि जनता की सुरक्षा सर्वोपरि है और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुल 254 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इन सभी योजनाओं की कुल लागत करीब 1,734 करोड़ रुपए बताई गई है। इन परियोजनाओं में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और बिजली से जुड़ी कई योजनाएं शामिल हैं, जिससे स्थानीय लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास ही सुशासन का प्रतीक है और सरकार हर जिले को आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य पर काम कर रही है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ लें और राज्य को प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ाने में सहयोग दें। मुख्यमंत्री के साथ मंच पर कई मंत्री और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे, जिन्होंने इस उपलब्धि को प्रदेश के विकास का नया अध्याय बताया। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। उत्तर भारत के कई राज्यों में अब ठंड ने दस्तक दे दी है। हिमाचल और उत्तराखंड की पहाड़ियों पर बर्फबारी शुरू हो चुकी है, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में तापमान लगातार गिर रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले कुछ दिनों में घना कोहरा, तेज हवाएं और ठंड की लहर देखने को मिल सकती है। बीते हफ्ते से चल रही उत्तर पश्चिमी हवाओं ने ठंड के असर को और बढ़ा दिया है, यानी आने वाले दिनों में सर्दी और कोहरे से आम जनजीवन प्रभावित रहेगा। दिल्ली, लखनऊ और पटना जैसे शहरों में सुबह शाम लोगों को कंपकंपी महसूस हो रही है। और वहीं अब रोजगार से जुड़ी एक बड़ी खबर। रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस यानी राइट्स ने 600 सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट पदों पर बम्पर भर्ती निकाली है। आवेदन की आखिरी तारीख कल तय की गई है, इसलिए उम्मीदवारों के पास मौका बहुत सीमित है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को इंजीनियरिंग से जुड़ी डिग्री या डिप्लोमा की आवश्यकता है। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा के साथ इंटरव्यू भी शामिल रहेगा। बीते महीनों में राइट्स ने कई राज्यों में तकनीकी परियोजनाओं पर काम तेज किया है, जिसके चलते ये भर्ती सबसे बड़ी मानी जा रही है। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, तो यह मौका आपके लिए सुनहरा साबित हो सकता है। चलिए अगली खबर आ रही है, देखिए। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक यानी IPPB में असिस्टेंट मैनेजर और जूनियर एसोसिएट के पदों पर वैकेंसी निकली है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू हो चुकी है और योग्य उम्मीदवार जल्दी आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए फाइनेंस, बैंकिंग या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से ग्रेजुएशन की डिग्री आवश्यक है। बैंक का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बैंकिंग को और मजबूत बनाना है। बीते साल भी इस बैंक ने सैकड़ों युवाओं को रोजगार दिया था। इस बार की भर्ती में टेक्नोलॉजी से जुड़े पदों की संख्या अधिक रखी गई है, ताकि ग्रामीण स्तर पर डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा मिल सके। और एक और बड़ा अपडेट दोस्तों, लंदन में जारी किए गए नए ग्लोबल प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट में भारत की स्थिति को लेकर चर्चा तेज हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में पत्रकारों को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन डिजिटल मीडिया के जरिए आवाजें अब और मजबूत हो रही हैं। BBC की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सोशल मीडिया और स्वतंत्र प्लेटफॉर्म पत्रकारिता को नया रूप दे रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में कई पत्रकारों ने स्वतंत्र रूप से रिपोर्टिंग शुरू की है। हालांकि प्रेस की आजादी पर नियंत्रण और दबाव की शिकायतें भी सामने आई हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाला दौर पत्रकारिता के लिए नई दिशा तय करेगा। तो बीते कुछ ही दिनों के दौरान हमारे देश में एक से बढ़कर एक राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिले। बिहार चुनाव से पहले लालू परिवार में सुलह के संकेत नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और मीसा भारती हाल ही में एयरपोर्ट पर एक साथ नजर आए, जहां उनका भावनात्मक मिलन चर्चा का विषय बन गया। बीते महीनों में परिवार के भीतर मतभेद की खबरें आम थी, लेकिन अब तस्वीर बदलती दिख रही है। लालू प्रसाद यादव की तबीयत में सुधार के बाद पूरा परिवार एक मंच पर आने लगा है। सोशल मीडिया पर इस मुलाकात का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि परिवार की एकता आगामी चुनावी समीकरणों को बदल सकती है। देखिए दोस्तों, एक तो बहुत जरूरी अपडेट नौकरी पेशा युवाओं के लिए। रेलवे की ग्रुप डी परीक्षा एक बार फिर चर्चा में है। बताया जा रहा है कि RRB लेवल 1 परीक्षा को फिलहाल स्थगित किया जा सकता है। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे RRB की वेबसाइट पर लगातार नजर रखें। परीक्षा शहर और शिफ्ट की डिटेल्स जल्द जारी की जाएंगी। बीते कुछ समय से रेलवे की ओर से कई परीक्षाओं का शेड्यूल बदला गया है, जिससे उम्मीदवारों में असमंजस बना हुआ है। हालांकि रेलवे ने स्पष्ट किया है कि नई तिथि का ऐलान जल्द किया जाएगा, ताकि परीक्षार्थी तैयारी में ढिलाई न बरतें। और एक और बड़ा अपडेट देखिए। बाराबंकी दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को एक अनोखा तोहफा दिया। करीब 20,000 लोगों ने एक साथ वंदे
मातरम गाकर कार्यक्रम स्थल पर इतिहास रच दिया। यह आयोजन विकास से आत्मनिर्भरता के संदेश के साथ किया गया था, जिसमें युवाओं, महिलाओं और किसानों की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह नजारा उत्तर प्रदेश की बदलती तस्वीर का उदाहरण है, जहां विकास और देशभक्ति साथ साथ चल रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि राज्य सरकार अब हर जिले में युवाओं को स्वरोजगार के अवसर देने के लिए विशेष योजना लाने जा रही है। इस पूरे कार्यक्रम ने जिले में उत्सव जैसा माहौल बना दिया और हजारों लोगों ने सीएम के साथ राष्ट्रीय गीत गाकर गर्व महसूस किया। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग ने अब शिक्षकों की हाजिरी को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। सभी विद्यालयों में अध्यापकों को अपने मोबाइल या पोर्टल के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करनी होगी। यह व्यवस्था पारदर्शिता बढ़ाने और अनुपस्थित शिक्षकों पर नियंत्रण के लिए शुरू की गई है। पिछले कुछ महीनों से लगातार शिकायतें मिल रही थी कि कई स्कूलों में शिक्षक बिना सूचना के गैरहाजिर रहते हैं। अब डिजिटल हाजिरी प्रणाली के जरिए शिक्षा विभाग वास्तविक समय में मॉनिटरिंग करेगा, यानी अब स्कूलों में समय की पाबंदी और अनुशासन दोनों सुनिश्चित किए जाएंगे। और वहीं अब रेलवे से जुड़ी एक और बड़ी खबर। उत्तर रेलवे के गोरखपुर मंडल में अप्रेंटिस पदों पर भर्ती की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। कुल 1004 अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन जल्द समाप्त होने वाले हैं। इन पदों के लिए हाई स्कूल और ITI पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। रेलवे का उद्देश्य युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसर बढ़ाना है। बीते कुछ वर्षों में अप्रेंटिस भर्ती के जरिए कई युवाओं को स्थायी नौकरी का मौका मिला है। तो अगर आप तकनीकी योग्यता रखते हैं तो आवेदन की यह आखिरी तारीख आपके लिए बहुत अहम साबित हो सकती है। चलिए अगली खबर आ रही है, देखिए। मथुरा वृंदावन 4 लेन सड़क निर्माण का काम लगभग 95% पूरा हो चुका है। ये परियोजना क्षेत्रीय आवागमन को सुगम बनाने और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाई जा रही है। राजमार्ग प्राधिकरण के अनुसार इस मार्ग की सर्विस रोड्स को भी मंजूरी मिल चुकी है। बीते कुछ वर्षों से यह सड़क परियोजना बार बार विलंबित होती रही थी, लेकिन अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। इस मार्ग के तैयार हो जाने से श्रद्धालुओं को मथुरा और वृंदावन तक पहुंचने में लगने वाला समय आधा हो जाएगा। स्थानीय लोगों का मानना है कि इससे व्यापार और पर्यटन दोनों को नई गति मिलेगी। और एक और बड़ा अपडेट दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले युवाओं को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि सपा सरकार बनने पर युवाओं को रोजगार और स्टार्टअप में विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। अखिलेश यादव का कहना है कि आने वाला समय टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का है और पार्टी युवाओं के लिए न्यू जनरेशन मिशन लेकर आएगी। बीते दिनों उन्होंने लखनऊ में युवाओं के साथ संवाद कार्यक्रम में ये घोषणा की। सपा प्रमुख ने दावा किया कि प्रदेश में शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट को नया रूप दिया जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि युवाओं पर केंद्रित ये रणनीति आगामी चुनाव में बड़ा प्रभाव डाल सकती है। देखिए दोस्तों, एक तो शिक्षा जगत से जुड़ा अहम अपडेट, BEd और DLEd को लेकर राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद ने नए नियम लागू कर दिए हैं। अब दोनों कोर्स में एडमिशन के लिए न्यूनतम योग्यता और ट्रेनिंग पैटर्न में बदलाव किया गया है। नए नियमों के तहत शिक्षकों की प्रोफेशनल ट्रेनिंग को आधुनिक जरूरतों के अनुरूप बनाया जाएगा। बीते वर्षों में बार बार यह सवाल उठता रहा कि टीचर ट्रेनिंग की गुणवत्ता को कैसे सुधारा जाए। अब परिषद ने स्पष्ट किया है कि आने वाले सत्र से नया पाठ्यक्रम पूरे देश में लागू होगा। इससे शिक्षकों की तैयारी और विद्यार्थियों को मिलने वाली शिक्षा दोनों की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। देश की जनगणना 2026 की तैयारियां अब तेज हो गई हैं। कर्नाटक में जनगणना के पहले चरण की शुरुआत सॉफ्टवेयर ट्रायल से की गई है, जो पूरे देश के लिए टेस्ट मॉडल के रूप में इस्तेमाल होगा। सरकार ने बताया है कि इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल मोड में की जाएगी, ताकि आंकड़ों की शुद्धता और गति दोनों बढ़ सके। बीते एक दशक में ये पहली बार है जब जनगणना में मोबाइल ऐप और क्लाउड सिस्टम का इस्तेमाल होगा। कर्मचारियों को डेटा एंट्री और फील्ड सर्वे के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस डिजिटल जनगणना से देश की आबादी, शिक्षा और रोजगार से जुड़ी नीतियों को और सटीक तरीके से तैयार किया जा सकेगा। और वहीं राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर आधार कार्ड व्यवस्था पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि जब आधार देश भर में पहचान के लिए मान्य है, तो उत्तर प्रदेश के कई दफ्तरों में इसे मान्यता क्यों नहीं दी जा रही। अखिलेश यादव ने इस व्यवस्था में अनियमितताओं की ओर इशारा करते हुए सरकार से जवाब मांगा है। उनका कहना है कि डिजिटल इंडिया की बात करने वाली सरकार को अपनी सिस्टमिक खामियों को पहले ठीक करना चाहिए। बीते कुछ महीनों से कई नागरिकों ने भी शिकायत की है कि कई सरकारी पोर्टल पर आधार वेरिफिकेशन में दिक्कतें आ रही हैं। सपा प्रमुख का ये बयान प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर नई बहस छेड़ सकता है। चलिए अगली खबर आ रही है, देखिए। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर अब सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन किया जाएगा। इस हाईवे पर सोलर प्लांट लगाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। इस परियोजना का उद्देश्य सड़क किनारे उपलब्ध जगह का उपयोग करते हुए हरित ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाना है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने बताया कि इससे न केवल ऊर्जा की लागत घटेगी, बल्कि प्रदूषण में भी कमी आएगी। बीते कुछ वर्षों में देश के कई हिस्सों में हाईवे पर सोलर लाइटिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह परियोजना देश के पहले ग्रीन हाईवे मॉडल के रूप में एक मिसाल बन सकती है। और एक और बड़ा अपडेट दोस्तों, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को एक बार फिर राहत मिली है। नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में अदालत ने उन्हें बरी कर दिया है। मामला साल 2019 का था, जिसमें आजम खान पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा था। काफी समय से ये केस अदालत में लंबित था और आज निर्णय उनके पक्ष में आया है। बीते कुछ वर्षों में आजम खान पर कई मुकदमे दर्ज हुए, जिनमें से अधिकतर में उन्हें राहत मिल चुकी है। इस फैसले के बाद सपा नेताओं ने इसे न्याय की जीत बताया है, जबकि विरोधी दलों ने इसे राजनीतिक लाभ से जोड़कर देखा है।